लोग सेटल हो जाए उसके बाद हम 1-2 मिनट में इसे शुरू करेंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो इसको शुरू किया जाए। सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित रहें। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया जी हमारे बीच में हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करूं, अनुरोध करूं कि वो विस्तार से अपनी बात रखें। उससे पहले आज हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं और इस प्रेस वार्ता के पीछे क्या मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, मैं बड़े संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 42वें स्थापना दिवस को मनाने का काम किया और ये एक ऐसा अवसर है कि इस बार भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को भी हम मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश और दुनिया के सामाजिक न्याय और सामाजिक जन कल्याण के सबसे बड़े पुरोधा हैं, उनसे, उनकी दृष्टि से, उनके कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन के तहत और दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदया की जो सोच है, सीख है, जो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में है, उसको आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने यह तय किया था कि इस 14 दिन के कार्यकाल को हम लोग सामाजिक न्याय के पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। और इसी हेतु आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, वो अलग अलग जगहों पर जाकर जो पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सफल सामाजिक न्याय की नीतियां हैं, सामाजिक जन कल्याण की नीतियां हैं, उसके बारे में जन जागरण, जन चेतना और उसे और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने का कार्य हमारे कार्यकर्ता लगातार करते आ रहे हैं। और क्योंकि हम देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हम ये मानते हैं कि केवल चुनाव ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखना हमारे लिए अनिवार्य है। तो ये उस मकसद से भी इस पूरे पखवाड़े को मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक इलेक्टोरल मशीनरी नहीं है जो चुनाव और राजनीति केवल सत्ता पाने के लिए करती है, परंतु सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान और सामाजिक जन कल्याण को लाने में सबसे ज्यादा कारगर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भारतीय जनता पार्टी है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिक्स इज द इमेंसिपेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम पॉवर्टी and from social injustice under the leadership of Prime Minister नरेंद्र मोदी। इसी संदर्भ में अगर मैं बात रखूं तो पिछले 100 वर्ष में जो सबसे बड़ी चुनौती इस देश ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के सामने निर्माण होकर आई, वो कोविड की चुनौती थी। It was the COVID pandemic which was the biggest challenge before us as a human race. There were many questions and anxieties in our mind, whether a vaccine could be developed, whether some Western nation will develop the vaccine. If this vaccine is developed by a Western nation, will India get enough number of vaccines to inoculate 140 crore Indians? How quickly will we get these vaccines? Will we be able to give it in time to protect our population from the COVID pandemic and also ensure that our economies open up in time and do not suffer the debilitating effects of lockdown? These were the questions and challenges and anxieties that were troubling our minds. But I am proud to say that today India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the guidance of our very successful Health Minister Dr. Mansukh Bhai Mandaviya, and working on the philosophy of Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya,
has implemented the world's largest free vaccination program anywhere seen in the human race. This is what India has achieved. And this scale, size, safety and security of this entire vaccination drive, Sabko Tika Muft Tika, has made the world take notice. United States had started its vaccination drive 1 month before India had started. Despite that, today, we have vaccinated almost 3 times more vaccination doses than United States. यूरोपियन यूनियन की तुलना में हमने 2 गुना ज्यादा, पूरे यूरोपियन यूनियन की तुलना में ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेस दिए हैं. दुनिया में कुल मिलाकर 11.4 बिलियन डोजेस लगे हैं, उसमें से 1.85 बिलियन डोजेस भारत में लगे हैं. मतलब हर 6ठा डोज जो लगा है वो भारत में लगा है. हमारी दुनिया में अगर इकोनॉमी में शेयर देखेंगे तो इस 3.5%, पर ग्लोबल वैक्सीनेशन में अगर हम अपना शेयर देखेंगे तो वो 16.22% है. दिस वॉज पॉसिबल डिस्पाइट द फैक्ट that some people in responsible positions made many irresponsible statements and tried to play politics over pandemic. कुछ लोगों के लिए मोदी विरोध ज्यादा जरूरी था, कोरोना विरोध से भी राजनीति भी हुई. But due to the unique program that was led by Prime Minister Modi, the direct communication with the people, the motivation and inspiration given to lakhs and lakhs of our healthcare workers, frontline workers under the leadership of Dr. Mansukh Bhai Mandavia, successful campaigns like Har Ghar Dastak campaign, we have been able to ensure that the vaccine hesitancy amongst adults, which was once very high, has come down to a bare minimum level. There was also a question of vaccine inequity that was raised, and it is very pertinent to note that not only did the government take a decision to ensure free vaccination for all, but even symbolically the first vaccine dose was not given to the president, prime minister, health minister, businessman, owner of a hospital, but it was given to one Manish Kumar, who was a sanitation worker from AIIMS, New Delhi, thereby signifying that this is not just the world's largest vaccination drive, it is also the world's most democratic vaccination drive. Just like every Indian has a right to vote irrespective of his caste, class, creed, sex, everyone has a right to free vaccine. This was the vision of Prime Minister Narendra Modi. And therefore, without now further delaying, I want to, on behalf of my party, thank the Honorable Prime Minister, thank the Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, his entire team India, lakhs of our healthcare workers, frontline workers, COVID warriors, and the people of India, particularly, that even though the principle of COVID was social distancing, they all united and made this world's largest vaccination drive into a true Jan Abhiyan, a Jan Andolan. And therefore, from the platform of Bharatiya Janata Party, I want to take this occasion to thank the Minister, thank the Government of India, and I invite the Honorable Union Minister to share in detail the achievements of our drive and also to tell us about this journey in detail. He will be also making a presentation, the benefit of which we will all get. Mansukh ji, please. पूनावाला का सहयोग मुझे लेना पड़ेगा. जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. दोस्तों, भारत सरकार ने कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई. ये एज ए सिटीजन आपके लिए, मेरे लिए और नेशन के लिए एक गौरव का विषय है. पहले ये स्थिति थी, कुछ बेस्ट होता है वो दुनिया में ही होता है और उसका एग्जाम्पल इंडिया में देना, यही एक व्यवस्था चली आती थी. लेकिन आज मैं परसों जिनीवा में एक वैक्सीन ग्लोबल अलायंस की मीटिंग में पार्टिसिपेट करके आया. दुनिया ने जिस तरह से इंडिया का कोविड मैनेजमेंट को देखा है, वैक्सीनेशन अभियान को देखा है,
वो आश्चर्यचकित है कि किस तरह से एक दिन में 2.5 करोड़ डोज एडमिनिस्टर होना वो छोटी बात नहीं है। किस तरह से कोविड मैनेजमेंट करना, इतना बड़ा देश, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। जब कोविड का प्रारंभ हुआ तब WHO जब एनालिसिस करते थे या तो उसको कोई प्रिडिक्शन करना था कोई केस के संदर्भ में, कोई विषय के संदर्भ में, तब इंडिया में क्या होगा उसके पर ये लोग अपना प्रेडिक्शन हर व्यक्ति लगाते थे। इंडिया में ये होगा तो दुनिया में ये होगा। इंडिया के फिगर के आधार पर दुनिया का फिगर ये लोग देख रहे थे। ऐसी स्थिति में इंडिया में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। आज भी आप दुनिया में दुनिया की बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, वहां रिसर्च फेलो 10 में से 3 इंडियन मिलेंगे आपको। ये हमारी ताकत है। ये ताकत ही मोदी जी ने ये ताकत को पहचाना और किस तरह से ये अभियान चलाया, किस तरह से दुनिया के सापेक्ष में। अभी मैं आपके सामने, क्योंकि मैं बोलूँ आप सुन लो, उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं आपके सामने शॉर्ट में प्रेजेंटेशन रखूं। ये प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट भी आपके लिए उपयोगी होगा, नहीं केवल आज के लिए, लेकिन भविष्य में कुछ लिखना है तो ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे उपयोगी हो, इस तरह से मैंने थोड़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उससे आपको सारा कोविड मैनेजमेंट का चित्र, वैक्सीनेशन ड्राइव का चित्र, कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड, कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड कंट्री, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुझे पता है जब मैं रेगुलर रिव्यू लेता था सुबह में 9:30 में, जब कोविड और ओमिक्रॉन पीक पर था, तब सभी साइंटिस्ट के साथ, एक्सपर्ट के साथ 1 घंटे बैठ जाता था और तब ये डेटा मेरे सामने रखते थे कि न्यूयॉर्क में 200 लोगों पर यह स्टडी हुआ और उसमें वैक्सीनेशन की इफेक्ट इतनी आई। मैंने कहा कि हमारे पास भी कितना डेटा है, कोविन है, क्या उसके आधार पर हम हमारा डेटा, हमारा एनालिसिस, हमारी सिटी का एनालिसिस नहीं कर सकते? दोस्तों, आज ICMR की स्टडी दुनिया में एग्जाम्पल के रूप में देखी जा रही है। हमारी स्टडी दुनिया देखती है कि इंडिया के ICMR ने यह स्टडी किया, इतने लोगों पर किया, क्योंकि डेटाबेस, बेस्ट डेटाबेस हमने कैसे तैयार किया, ये सारी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। प्लीज स्टार्ट। बंद कर दो थोड़ी। हाँ, बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट हो गया। फर्स्ट स्लाइड कौन मूव कर रहा है? ये हम ही मूव कर सकते हैं, यहाँ से होगा ना? जी। 1 मिनट। यस, उससे मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में ये दिखाना चाहूँगा कि जब देश में फर्स्ट वेव आई थी तब वो 7 मई पर पीक थी और आप देखेंगे उस वक्त मैक्सिमम 4,14,000 केस पर डे रिपोर्ट हुआ था। और जब क्यों चालू रखना है? नहीं, बंद रखिए, लाइट बंद। और लाइट क्यों चालू होगी? और जब ओमिक्रॉन आया, 3rd सर्ज आया, उस वक्त देश में पीक आई वो 3,47,000, मतलब फर्स्ट वेव से सेकंड वेव ये इंडिया में कैसे स्लो रहा वो इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावा आपका पीछे जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट से फर्स्ट पर ले लो उसको। फिर से फर्स्ट पे ले जाओ। यस, नेक्स्ट। आप वहां से मत चलाओ, मैं ही चलाऊंगा। अब वहां से मत चलाओ। ओके, यस। नहीं, आगे वाला वो है। फर्स्ट लाइट कहाँ चली गई? सर
यस, आगे पीछे हो गया है उसमें। सर ये जो यही स्लाइड है ना? नहीं, ये दूसरी, ये उसके बाद हमने कैसे एक सेकंड और फर्स्ट वेव और थर्ड वेव, उसके बीच में हमारी क्या सफलता है, हम कैसे उसको मैनेज कर पाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। जब मैनेजमेंट होना, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। जब हमने फर्स्ट लॉकडाउन क्यों लगाया? फर्स्ट लॉकडाउन जब हमने लगाया, उसका उद्देश्य था, उस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, व्यवस्थाएं कम थी, न्यू वेरिएंट था, वेरिएंट को समझना था, क्या इफेक्ट आएगी, क्या उसकी असर होगी, सारा एनालिसिस करने का, और उसके मुताबिक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, संसाधन कैसे जुटाना है, ये सारी चैलेंज थी। जब हम उस दरमियान लॉकडाउन में रहे तो ये सारी व्यवस्था करने में हमें सुविधा रही। और दूसरा, एक केवल आपको कोविड का सामना करना था, उसके सामने, उसके अलावा देश की इतनी बड़ी जनसंख्या थी, और सभी जनसंख्या को साथ में लेके एक बड़ा पेंडेमिक की स्थिति में, क्राइसिस की स्थिति में हमें उसको भी मैनेज करना था, पब्लिक अवेयरनेस करना था। और आपने देखा होगा इस स्थिति में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था और दुनिया फर्स्ट लॉकडाउन में थी, उस वक्त मैंने स्थिति देखी थी कि दुनिया में डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आते थे, नर्सिस हॉस्पिटल नहीं आती थी, और दुनिया में पेशेंट की यह हालत हो गई थी। कई ऐसी कंट्री थी उसके यहाँ 1990 डेज तक एजिथ्रोमाइसिन नहीं पहुंची थी, और उस वक्त देश में मोदी जी ने समय पे लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के साथ मोदी जी ने दूसरा स्टेप ये लिया कि पब्लिक अवेयरनेस करना। पब्लिक अवेयरनेस के साथ भी सबसे पहली प्रायोरिटी थी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइनर्स, उसका हौसला बढ़ाए रखना। और उसका हौसला बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर जब मैं बोल रहा था, तब मैंने कहा था कि थाली और ताली क्यों बजाई थी। ये थाली ताली, प्लेन उड़ाना, ये सब इसलिए किया था, हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स हैं जो अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, उसको मोटिवेशन कैसे मिला। और आपने देखा होगा ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड वेव में हमारे कोई डॉक्टर ने अपना काम नहीं छोड़ा, कंटिन्यूस वो काम करते रहे। कई हमारे लोगों ने अपना जान भी गुमाई, अपने जीवन को खपा दिया, लेकिन वो देश की सेवा में जुड़े रहे। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव एक एफर्ट बहुत आवश्यक था, और ये एफर्ट हमने उस वक्त लिया। और दूसरा, आपने देखा होगा जब कंटिन्यूस कोविड क्राइसिस हुई, तब से पहले से ही इतना अलर्ट से काम किया गया। उसमें कैबिनेट कमेटी बनाई गई, एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाया गया, एक टास्क फोर्स बनाया गया, जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया, इम्यूनाइजेशन को अप्रूवल के लिए ग्रुप बनाया गया। बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एक साथ में कई डिसीजन करना था, और कई डिसीजन करने के लिए कई ग्रुप बन के काम करे, ये बहुत आवश्यक था। और ये काम करने के लिए नंबर ऑफ टाइप के ग्रुप ने बहुत तालमेल के साथ काम किया था। और उसमें एक काम के साथ हमें जब एक्शन लेने के लिए प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव, ग्रेडेड, ऑल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ सोसाइटी, आपने देखा होगा उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी भी सभी राज्य के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते थे, एज ए हेल्थ मिनिस्टर भी राज्य के साथ बातचीत करते थे। इसलिए आवश्यक था कि सब लोग तालमेल करके आगे बढ़े। और तालमेल यही उसका, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ऐसा करके छोड़ना ये उचित नहीं था। और स्टेट गवर्नमेंट को सही समय पर सही गाइडलाइन देना, सही समय पर उसको एक्टिव करना। कई टाइम प्रधानमंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत की, चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, उसका सुझाव लिया, और जब इस स्टेट गवर्नमेंट का सुझाव के आधार पर डिसीजन भी होता रहा। और ये हम कोविड मैनेजमेंट में इस तरह से आगे बढ़े। उस दरमियान देश में एक सबसे बड़ा इश्यू था, आप सब लोग ये विषय से परिचित है, कि जब देश में दुनिया में वैक्सीन रिसर्च होता था, 10 साल के बाद, मिनिमम 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आता था, और बाद में वैक्सीनेशन चालू होता था। दोस्तों विचार करिए, ये देश में इंडिजिनियस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता तो हमारी क्या हालत होती। दुनिया की कई कंपनी $20 का, $25 का वैक्सीन तो देश में बेचने के लिए उत्सुक थे ही, और आती ही थी, लेकिन फिर ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता क्या? एक दूरदृष्टि नेतृत्व होता है तो क्या बदल होता है। और एक देश की ताकत को परख के देश के साइंटिस्ट पर मोदी जी ने भरोसा किया, और तुरंत ही
उन्होंने ड्यूरिंग कोविड और ड्यूरिंग लॉकडाउन के दरमियान जब गरीब कल्याण पैकेज डिक्लेयर किया, उस वक्त कोविड सुरक्षा के अंतर्गत 900 करोड़ रुपीस हमारे हॉस्पिटल, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया, हमारे साइंटिस्ट को दिया और कहा कि मुझे आप पर भरोसा है, आप वैक्सीन के रिसर्च पर काम करिए। केवल मोदी जी ने हमारा साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, उसके ऊपर भरोसा किया, आप करो, क्या चाहिए आपको, आपको पैसा चाहिए, चलो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। उस वक्त मीटिंग में साइंटिस्ट लोग कहते थे कि हम रिसर्च तो करेंगे, लेकिन रिसर्च करने के बाद ये रिसर्च को अप्रूवल मिलने में हमें 4 साल 5 साल लग जाता है, क्या रेगुलेटरी चेंज करने की आवश्यकता है। तुरंत ही उसमें रेगुलेटरी रिफॉर्म किया और प्रोडक्शन जब चालू होना था, जब रिसर्च हो गया, रिसर्च होने के बाद जब ड्यूरिंग रिसर्च चल रहा था, उस वक्त मोदी जी स्वयं रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए, देखा, वहां भी साइंटिस्ट का और रिसर्च इंस्टीट्यूट का हौसला बढ़ाया। उनके बाद जब प्रोडक्शन हुआ तो रैंपिंग प्रोडक्शन कैसे करना, क्योंकि इतने बड़े देश में बहुत लार्ज हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये रिक्वायरमेंट को पहुंचने के लिए क्या करना, वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, किस तरह से किया, और उसके संदर्भ में जो काम किया गया वो आज हमें लैंडमार्क के रूप में आपके सामने है। आप देखते हैं 16 जनवरी 2021 जब वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में प्रारंभ हुआ और एकदम सिनर्जी के साथ चलाया गया, प्रायोरिटी एरिया के अनुसार प्रधानमंत्री जी भी जब उसकी बारी आई तब ही वो वैक्सीनेशन के लिए गए, और ये फॉलो करना बहुत मुश्किल बात होती है। उस वक्त कई ग्रुप्स, कई समूह वो अपेक्षा करते हैं कि हमें ये रिजिम में पहले ले लो, हमें पहले मिलना चाहिए। जी नहीं, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ही प्रायोरिटी है, जो देश की सेवाओं के लिए लगे हैं, उसको पहले देना, बाद में फ्रंटलाइनर वर्कर्स को, और बाद में 60 एबव कोमोर्बिड को, बाद में ऑल पर्सन ऑफ 45 एबव को, पर्सन एज 18 टू एबव को तो मई महीने में चालू किया, और उसके बाद कंटिन्यूस समय पर लास्ट में 10 अप्रैल 2022 में प्रिकॉशन डोज फॉर 18 एबव को चालू किया। मतलब एकदम फेज वाइज समय पर साइंटिफिक एडवाइस के आधार पर हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। उसका नतीजा आज ये है कि हम स्वस्थ रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग केवल इशू खत्म नहीं होता है। आपने ये भी देखा होगा, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसकी बैच, उसका टेस्टिंग होने के बाद बाय प्लेन उसको सप्लाई स्टेट तक पहुंचाना, स्टेट से कोल्ड चेन के द्वारा उसको सब सेंटर पर पहुंचाना, वहां से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाना, ये जर्नी बहुत लंबी होती है। और इतना एक दिन में 1-1 करोड़ डोज लग रहे थे। आपने कभी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने नहीं लिखा है कि ये जगह पे केवल वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन करना, उससे वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। कोल्ड चेन मेंटेन करने के साथ वहां पहुंचाना, पहुंचने के बाद वैक्सीनेटर चाहिए, वैक्सीनेटर के पास निडल चाहिए, सिरिंज चाहिए, 1 करोड़ निडल चाहिए पर डे, 1 करोड़ सिरिंज चाहिए। इतना ही नहीं, ये स्टेट में उपलब्ध हो जाए नहीं चलेगा, सेंट्रल में उपलब्ध हो जाए ऐसा नहीं चलेगा। 1 लाख एबव वैक्सीनेशन सेंटर चलते हैं, वहां पर समय पे पहुंचाना। आप लोगों ने कभी ये नहीं लिखा है कि यहाँ सिरिंज नहीं आई इसलिए सेंटर बंद रहा, या निडल नहीं पहुंची इसलिए यहाँ सेंटर बंद रहा। जी नहीं, उसका रेगुलर मॉनिटरिंग किया गया, उसको डिजिटली मॉनिटरिंग किया गया। हर दिन जब मैं रिव्यू करने के लिए बैठता था तो वहां तक हम जाते थे, कहा आज कितना सेंटर ओपन है, तो क्या आज 1,03,000 है, 1,03,000 पर वैक्सीन पहुंच गया। अगले कितने दिन का वैक्सीन वहां इस सेंटर पर उपलब्ध है। मिनिमम 3 दिन का वैक्सीन का स्टॉक सेंटर पर उपलब्ध हो, उसको एसेस करते हुए हम आगे का प्लान करते थे, तब जाके हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव को चला पाए। और वैसे आप देख सकते हो, वैक्सीनेशन ड्राइव जब चल रही थी, हमारे हेल्थ केयर वर्कर 10 लाख से अधिक हमारे वैक्सीनेटर काम में लगे थे। और एक बड़ा देश में, मैंने जैसे आपको बताया, कच्छ के रेगिस्तान में आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, एक हमारे वैक्सीनेटर बहन कैमल पर, ऊंट पर सवार होकर नदी में, बर्फ में, हिल पर हमारे वैक्सीनेटर, हमारे हेल्थ वर्कर लोगों ने जिस तरह से काम किया है, ये हमारे लिए प्राउड का विषय है। ये जब उसका मेरी ट्वीट आप अभी तक की देख के निकालिए, ऐसे जो एफर्ट हुए हैं उसको मैंने हर दिन ट्विटर
ट्वीट से शेयर किया है। और आज उसकी कई स्कूल में मैंने देखा, कई जगह से मुझे एसएमएस आता है, व्हाट्सएप आता है, कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो हमारे हेल्थ वर्कर को प्रोत्साहित करने के लिए ये ट्वीट को इकट्ठे करके एक एग्जीबिशन लगाया जाता है कि इस तरह से हमारे हेल्थ वर्कर ने काम किया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। वैसा ही ये वैक्सीन, ग्लोबल वैक्सीन हमने मैन्युफैक्चरिंग किया और हमने कभी स्वास्थ्य को व्यापार का विषय नहीं देखा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर में हमारे गेट पर लिखते हैं लाभ शुभ, हम लाभ की भी बात करते हैं, हम शुभ की भी बात करते हैं। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम दुनिया को, देश में पॉलिटिक्स हुआ, कई हुआ कि देश में वैक्सीन नहीं है, बाहर क्यों भेज दिया। उस वक्त यहाँ आप ही ऐसे ही लोग थे और वो हर दिन बोलते थे ये मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन की इफेक्ट अच्छी होती तो मोदी जी नहीं लगा देते। मोदी जी ने लगा दिया तो कहा कि जो फ्री कर देना है, तो हमने 25% फ्री किया कि भाई चलो 25% प्राइवेट लोग लगा सकते हैं तो कि सभी को मुफ्त देना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि चलो भाई सभी को मुफ्त देंगे। ये सब पॉलिटिक्स यहाँ होता रहा, लेकिन उस वक्त हमने तय किया था कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें देश को बचाना है, देश को मदद करना है और दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। भारत है, दुनिया की हमारे प्रति अपेक्षा है। मैं जिनीवा जाके आया तो मैंने जो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज है उसकी हमारे पर जो अपेक्षा है, इंडिया हमें मदद करे। इंडिया नहीं करेगा तो कौन करेगा, और कोई करेगा तो भी समझ लो कि फाइजर का वैक्सीन है, मॉडर्ना का वैक्सीन है, वो $20 पर डोज का वैक्सीन है, कॉस्टली वैक्सीन है। हमारा $3-4 का वैक्सीन है, सस्ता वैक्सीन है। और सस्ता वैक्सीन, एफोर्डेबल वैक्सीन ही वो लोग लगा सकते हैं, इसलिए हमारे प्रति उसकी अपेक्षा भी होती है और हम भी दुनिया को मदद करने के लिए हेल्थ सेक्टर में हमेशा तत्पर रहते थे। आपने देखा होगा जब कोविड लॉकडाउन इंडिया में चल रहा था और कोविड क्राइसिस फर्स्ट वेव चल रहा था, उस वक्त दुनिया को इतना मेडिसिन का कंजप्शन हो गया कि दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी। उस वक्त भारत ने हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया और 150 से अधिक देशों में हमने इंडिया से बनी हुई मेडिसिन पहुंचाई। आपके संज्ञान में रहे जब लॉकडाउन चल रहा था तब एयरपोर्ट बंद था, लेकिन पर डे 7 से 10 प्लेन केवल इंडिया में मेडिसिन लेने के लिए आते थे। हम उसको मेडिसिन देते थे और दुनिया को मदद करते थे। ये भी एक हमारी परंपरा रही है। और जब हम कोविड वैक्सीनेशन जर्नी को देखें तो आज हम वहाँ पहुँचे हैं। दुनिया में कोई भी कंट्री ने 97% फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर किया हो, ऐसा नहीं हुआ है, पॉपुलेशन कितना भी हो, लेकिन 97% फर्स्ट डोज इंडिया लगाने वाला, इंडिया फर्स्ट कंट्री है दुनिया में जिन्होंने फर्स्ट डोज 97% 18 एबव को लगाया और सेकंड डोज आज 85% लग गया है। प्रिकॉशनरी डोज 2.46% लग गया। 15-18 में भी 5.77 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लग गया है, सेकंड डोज 3.98 करोड़ लोगों को लग गया, मतलब 78%। और 54% पॉपुलेशन ऑफ 15 to 18 ईयर्स और पॉपुलेशन एज 12 to 14 2.27 मतलब 48%। एकदम स्पीड से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। ये तो 12 to 14 है, इसलिए स्कूल में बच्चों को भी लगाया जा रहा है और अच्छी तरह से ये वैक्सीनेशन हो रहा है। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी उसमें कई माइलस्टोन आए जो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला था। हमने 10 दिन ऐसा था जिसमें हमने एक दिन में 1 करोड़ से अबव, 10 मिलियन से अबव वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किया हो, ऐसे 10 दिन था। वैक्सीनेशन ड्राइव में केवल 34 डेज में हमने 1 करोड़ डोज, 34 डेज में हमने 4 अगस्त 2021 में 50 करोड़, 21 अक्टूबर 21 में 100 करोड़ डोज और 7 जनवरी 2022 में 150 करोड़ डोज और 12 अप्रैल 2022 में 185 करोड़ डोज इंडिया ने एडमिनिस्टर कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये वैक्सीनेशन ड्राइव में 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने 25 मिलियन डोज जब एडमिनिस्टर किया, दुनिया ने उसको देखा, उसके सगे मान में नहीं आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को एक दिन में
वैक्सीनेटेड हो सकता है। ये इंडिया ने करके दिखाया था। इतना ही नहीं कि हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 2.5 करोड़ लगाया, तो उसके पीछे के दिन में भी 1 करोड़ लगाए थे, उसके आगे के दिन में भी 1 करोड़ लगाए थे। मतलब ये ड्राइव कंटिन्यूस चलती रही और मुझे ये देश की जनता पर गौरव होता है। मैंने केवल ट्वीट किया था 2 दिन पहले, केवल ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम सेवा दिन के रूप में ना मनाए, और जो आप सेवा के साथ जुड़ना चाहते हो तो सभी एनजीओ, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी जनप्रतिनिधि, आप केवल उस दिन जिसको वैक्सीन नहीं मिला है उसको वैक्सीन दिलवाइए, उसको वैक्सीनेटेड करिए। केवल इतना ही कहा था। और मैंने देखा रात को 12 बजे के बाद 1 बजे कई रेलवे स्टेशन पर कैंप लग गए थे, कई बस स्टेशन पर कैंप लग गए थे, कई ऐसी प्लेस पर एयरपोर्ट पर कैंप लग गए थे, वॉलंटियन खड़े थे, वैक्सीनेटर वहां खड़े थे। आप वैक्सीनेटेड है नहीं है, प्लीज आप लगा के जाइए। ऐसा करके ड्राइव चली थी और सूर्योदय हुए उसके पहले उस दिन 10 लाख से ज्यादा डोज एडमिनिस्टर हो चुके थे सूर्योदय के पहले। ये देश की जनता ने ही करके दिखाया था। सरकार ने फैसिलिटी प्रोवाइड की, लेकिन केवल गवर्नमेंट सोचती तो ये ड्राइव सक्सेस नहीं होती, ये जो हमने करके दिखाया था। और उसके बाद देश में ओमिक्रॉन आया। जब ओमिक्रॉन आया, किस तरह से हमने ओमिक्रॉन का मैनेजमेंट किया, हमारे पास पिछला एक्सपीरियंस था, हमारे पास वैक्सीनेशन ज़्यादा हो चुका था, और उसको जब जिस दिन से पहला केस देखा उस दिन से हमने उसको मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। देश में जब केस आया तो उसको मॉनिटर किया, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाया, सैंपलिंग बढ़ाया, हर ब्लॉक से सैंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देश में कोई वेरिएंट चलता है, कोई डिसीज चलता है, कोई पेंडेमिक चलता है, तो किस टाइप का वेरिएंट है उसका, ये जानना समझना बहुत आवश्यक होता है। उसके आधार पर आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो उस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट से सैंपल लेना शुरू किया, उसको दुनिया में क्या हो रहा है, ये वेरिएंट की इफेक्ट, उसका डिटेल स्टडी किया। और यहाँ समय पे हमने तय करके रखा था कि अभी समझ लो कि 3rd वेव आ जाए तो हमें मेडिसिन की आवश्यकता होगी, क्या करना, तो हमने मेडिसिन का बफर स्टॉक तैयार करके रखा। आपने देखा 3rd वेव में केस इतने आए, 2nd वेव में जो मेडिसिन का कंजप्शन हुआ था वो 3 टाइम हुआ था, और 3rd वेव में 4 टाइम हुआ। 2nd वेव से ज़्यादा मेडिसिन का कंजप्शन 3rd वेव में हुआ, क्योंकि एक साथ में एक ओमिक्रॉन ज़्यादा फैला तो लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट ज़्यादा ली, लेकिन भी कोई जगह पे मेडिसिन की कमी आपने महसूस नहीं की। इट इज़ वन पार्ट ऑफ प्लानिंग। और ओमिक्रॉन फैला तो जब फैले ओमिक्रॉन में हमारे देश में कितना केस आए थे और दुनिया में कितना केस आए, दुनिया का पॉपुलेशन क्या, हमारा पॉपुलेशन क्या, हमने कैसी तैयारी की, इस तरह से हम देखें तो फ्रांस में 5 लाख केस डेली आते थे, यूएस में 13 लाख के डेली केस आ रहे थे, यूके में 2 लाख। छोटी सी कंट्री, उसको जो इंडिया के सापेक्ष में देखें तो हमारे यहाँ 1 करोड़ केस होगा, जो पॉपुलेशन का सप्रमाण आप देखेंगे तो। यूएस में जो आ रहे थे उसको इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया में 57 लाख पर डे केस हो, इतना केस वहाँ आ रहा था। इंडिया में एक केस क्यों कम आए, हम कैसे रोक पाए उसको, उसके लिए कंटिन्यूस मेरे लेवल पे रिव्यू हुआ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे उसका रिव्यू हुआ, मीटिंग विद स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, मैं भी उस वक्त रेगुलर 10-10 स्टेट के ग्रुप के साथ बैठ के, आज मैं 10 राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठा, दूसरे दिन दूसरे 10 हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठ के भारत सरकार ने स्टेट के लिए जो 23,000 करोड़ रुपीस ECRP 2 पैकेज दिया था, उसमें उसको मेडिसिन प्रोक्योर करके रखनी थी, उसमें उसको गैस ऑक्सीजन प्लांट तैयार करके रखना था, उसमें से उसको बच्चों में आ जाए तो उसके लिए भी ICU बेड तैयार रखना था, बड़ों के लिए ICU बेड रखना, सारी व्यवस्था करने के लिए एडवांस पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देके रखा था, जैसे कोई दिक्कत ना हो जाए। और उसका कंटिन्यूस रिव्यू करते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि 3rd वेव में हमें बहुत आसानी से उसका सामना करने में सुविधा हो गई। उस वक्त ग्लोबली क्या होता था और इंडिया के सापेक्ष में हम उसको देखें तो दुनिया में 10,737 ग्लोबल एवरेज डेली डेथ 7th
टू 13 फरवरी के बीच में 10,000 डेथ होते थे, और हम इंडिया के सापेक्ष में देखें तो हमारे 7 to 13 में 524 लोगों का डेथ होता था। और आज की स्थिति में देखें तो दुनिया में पर डे 3,000 लोगों का मृत्यु आज भी ओमिक्रॉन में भी हो रहा है। आप ऐसा कभी नहीं लेना कि ओमिक्रॉन हाँ वो स्पीड से फैलता था, लेकिन मृत्यु दुनिया में जब सेकंड वेव में हुआ था इतना ही थर्ड वेव में दुनिया में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। इसलिए ओमिक्रॉन हमें एकदम हमने हल्के से लिया है, लेकिन हम वैक्सीनेटेड थे इसलिए हम ज़्यादातर बचे हैं। और एक स्टडी ICMR की स्टडी ने आइडेंटिफाई किया कि 99.38% जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है और उसको ओमिक्रॉन की इफेक्ट नहीं होती है, या तो उसकी वो बच जाते हैं, बचने की संभावना उसको कैजुअलिटी नहीं होती है। ये स्टडी से निकल के आया है। कई कंट्री में एक ग्रुप 70% था तो 30% ओपन था, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। 80% था तो 20% वैक्सीनेटेड नहीं थे, इसलिए उसको सफ़र करना पड़ा। हमारे यहाँ जो आप देखें डेली डेथ आज केवल 8-9 डेथ हो रहा है, जो एवरेज दुनिया में 3,000 डेथ हो रहा है। ये ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट वेव में हम 10% ओनली वैक्सीनेटेड थे, आज हम 90% वैक्सीनेटेड है। और फुल्ली वैक्सीनेटेड उस वक्त जब सेकंड वेव आया तब हम 2.1% थे, और जब थर्ड वेव आया तब हम 65% थे। और इसलिए सेकंड वेव में 2 लाख की मृत्यु हुई थी, थर्ड वेव में केवल 27 लाख की मृत्यु हुई है। और केस फैटेलिटी रेट 1.29, मतलब उसको फर्स्ट सेकंड वेव में था। थर्ड वेव में आप रिकंसाइल को अलग कर दे तो केवल थर्ड वेव में 0.0% डेथ हुआ। CFR केवल 0.0% हुआ। दुनिया कभी हमें नहीं बोल सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तब तक कहा कि भाई उसको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कंपनसेशन किसको देना, उसकी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कही कि किसी ने कोविड के दरमियान वो हॉस्पिटल गया हो, उन्होंने टेस्ट कराया हो या ना कराया हो, उसको आज भी डॉक्टर सर्टिफिकेट ऐसा दे कि उसको कोविड था, उसको प्राइमरी फेज से ऐसा लगा हो कि कोविड था, और आज वो सर्टिफिकेट लिख के दे दे तो भी उसको वैलिड मानना। ऐसा किया, और जिसको मुआवजा मिला, ऐसे कुल हम इकट्ठा करें तो भी 5 लाख प्लस 1.5 लाख 6.5 लाख का डेथ इंडिया में टोटल रजिस्टर हुआ। वो बताता है कि इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से किया। और ये ओमिक्रॉन सर्ज देखो तो डेली वो अच्छा कंपैरिजन है। हमारे यहाँ 4 जनवरी थी 14 फरवरी 42 डेज में वो अप होके डाउन हो गया। दुनिया में 107 डेज सर्ज आके डाउन होने में लगा। आप जो सेकंड ग्राफिक्स देख सकते हो वर्ल्ड न्यू केस ट्रेजेक्टरी में, अभी वो नीचे आके फिर अप होना शुरू हुआ है, लेकिन इंडिया में एकदम वो डाउन है। पीक केस हमारे यहाँ 3,47,000 रहा, दुनिया का पीक हुआ था 42 लाख का। डेथ इंडिया में 27 और वर्ल्ड में 8,56,000। और दुनिया में इंडिया में CFR केस फैटेलिटी रेट 0.02%, दुनिया का 0.45% रहा है। और उसको कंपैरिजन भी मैंने करके दिखाया, वो इंडिया से 23 टाइम ज़्यादा है। और इंडिया परफॉर्म मच बेटर देन कंट्रीज अक्रॉस वर्ल्ड। आप उससे देख सकते हो कि यहाँ जो USA का बताया गया है और फ्रांस का बताया गया है, USA और फ्रांस के सापेक्ष में हमने कैसे अच्छी तरह से मैनेज किया। USA में कितने केस आए, वो हमसे कितने टाइम ज़्यादा था। डेथ हमारे यहाँ से उससे कितने टाइम हमारा से वो कितने टाइम ज़्यादा है, और उसका फैटेलिटी रेट हमसे कितने टाइम ज़्यादा है, ये कुल मिला के स्लाइड से आपको पता चल सकता है। केस पर मिलियन आप देखें तो फ्रांस में केस पर मिलियन 41 4,11,000, यूके में 3,15,000, इटली में 2,54,000, स्पेन में 2,48,000, USA में 2,45,000,
वर्ल्ड में एवरेज 63,000 और इंडिया में केस पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने केस रहे तो 31,000, ये सबसे लोएस्ट है। डेथ पर मिलियन भी आप देख सकते हो, यूएसए में 3,000, इटली में 2,600, यूके में 2,000, स्पेन में 2,000, ये सब डेवलप्ड कंट्री के साथ में कंपैरिजन कर रहा हूँ। और उसके सामने इंडिया में देखिए तो 380 पर मिलियन हमारा डेथ रेट रहा है। कुल मिला के हमारे यहाँ वैक्सीनेटिंग कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन में भी आप यहाँ देख सकते हो, दुनिया में टोटल डोज ऑफ एडमिनिस्टर इंडिया में 1.85 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुआ है। यूएसए में 56, फ्रांस में 15, छोटी कंट्री है तो वहाँ कम हो, हम समझ सकते हैं, बड़ी कंट्री लेकिन उसका गोल को अचीव करना बड़ी बात है। फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडिया में 84 करोड़ लोग फुल्ली 100%, 84 लोग जिसको 2 डोज मिला है, ऐसे लोग हैं। तो ये यूएसए में 21 करोड़ है, यूके में 4 करोड़ है, इटली में 4 करोड़ है, स्पेन में वो 4 करोड़ है। वैसे ही आपने देखा होगा और मैंने जो भी आगे बताया भी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन, यही हमारी थियरी रही। जब मैं दुनिया के सामने बात करता हूँ तब मैं उसको वो लोग आश्चर्य से कभी कॉल भी कर लेते हैं। ओमिक्रॉन में कई कंट्री की ओर से भी हेल्थ मिनिस्टर का मेरा रेपो बना हुआ होता है तो पूछ लेते हैं, तो मैं उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में बात करता हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा करके, मैंने कहा यही हमारी स्ट्रेटेजी की सीक्रेट रही है। जहाँ जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में ज़्यादा 10% से एबव पॉजिटिविटी रेट पाया गया, हम तुरंत उसको यही एरिया को लॉकडाउन कर देते थे। वैसा कर करके हमने देश को अच्छी तरह से बचा लिया, जो आज सक्सेस स्टोरी के रूप में हमारे सामने है। और आने वाले दिनों में भी हम अभी आज ही मैंने सुबह में एक मीटिंग करके एश्योर किया है कि अभी क्या चल रहा है, जब पीक नहीं है तो हमें शांति से बैठना नहीं है। अभी भी ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, सर्वेलेंस अच्छी तरह से हो, हर डिस्ट्रिक्ट में पर डे 10 सैंपल टेस्ट हो जाए, सर्वेलेंस हो जाए, ये बहुत आवश्यक होता है। और एक करके ही उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाने से पता चलता है कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं चल रहा है ना, तो ये कोई नया वेरिएंट है तो तुरंत ही इनिशिएटिव लेने में हमें पता रहेगा। इस तरह से कोविड मैनेजमेंट इंडिया ने किया, उसका एक अच्छा नतीजा देश को गौरव प्राप्त हो रहा है, गौरव दिला रहा है। ये सब सारे देश का अचीवमेंट है, सब लोगों ने जॉइंटली एफर्ट किया है। उसके लिए सब लोग का सहयोग ही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से एक गोल को हम अचीव कर पाए। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन पुनः वाला सबको शेयर कर देना, 100% इसको रेफरेंस में उपयोगी होगा। चाहिए ना, चाहिए कि नहीं देना है? मुझे सॉफ्ट कॉपी एक डाल देते हैं। सबसे पहले तो आदरणीय मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विस्तार पूर्वक तरीके से सबको ये प्रेजेंटेशन दिया, सबके साथ साझा कर दिया जाएगा अब अनुशासित तरीके से इसी मुद्दे पर, क्योंकि हमारे पास ये सुअवसर है कि हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री है, तो इसी विषय पर और इसी से जुड़े हुए सवाल हम लेंगे। शुरुआत इस साइड से कर लेते हैं। मैं एक थोड़ा सा ऐड कर दूं, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसके अंतर्गत 16 तारीख से एक सप्ताह तक, 16 से 23 तारीख तक हम हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2-3 कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों, देश में 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू हो चुका है। उसमें से 1,00,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम 16 तारीख को, 16 अप्रैल को टेली कंसल्टेशन चालू कर रहे हैं। टेली कंसल्टेशन देश में हेल्थ सेक्टर में हेल्थ एक्सेसिबल हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम भविष्य में साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल, गांव के दूर सुदूर गांव में रहने वाले कोई गरीब व्यक्ति को टर्शरी केयर चाहिए या तो एक बड़े डॉक्टर का, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, तो उसको कितनी दिक्कत होगी। उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आना पड़ेगा, वहाँ उसको कंसल्टिंग चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके उसको उसका समय भी जाएगा, उसका पैसा भी जाएगा। मैं 10-15 दिन पहले एक एम्स का
कैंसर सेंटर झज्जर में बना हुआ है। मैं वहाँ जा रहा था, रास्ता में हरियाणा गवर्नमेंट का एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मैं रोड से पास हो रहा था तो साइड में मैंने देखा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का बोर्ड। मैं अंदर गया, मुझे खुशी हुई देख के। वहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक डॉक्टर बैठे थे, उसके बगल में पेशेंट बैठे थे। उसको पता नहीं था मंत्री जी यहाँ आने वाला, तो मैं तो वहाँ निकला वैसे ही गया। और वहाँ से वो अपने कंप्यूटर से जुड़े थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने टेली कंसल्टेशन के लिए पीजीआई चंडीगढ़ को के साथ टाइप किया है। तो पीजीआई चंडीगढ़ वो पहले उसको पूछ रहा था और उसको कुछ एब्डोमिनल पेन हो रहा था, तो उसको डॉक्टर पूछ रहा था और उसको थोड़ी शंका गई। तो उन्होंने कहा थोड़ी बार रुको, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से जुड़ जाता हूँ। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वो सीधा पीजीआई चंडीगढ़ के एब्डोमिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ गया। और उन्होंने बताया कि पेशेंट को ये है, उसकी हिस्ट्री ये है, ये बता रहे थे। और वो वहाँ सुन रहा था। एक गरीब पेशेंट था, एक गांव था, गांव में एक डॉक्टर बैठा था, जनरल एमबीबीएस डॉक्टर। और ये पेशेंट को वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट सलाह मिल गई। उन्होंने कहा, पहले डॉक्टर के साथ दोनों डॉक्टर ने बातचीत की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगा कि अभी मुझे पेशेंट से बात करनी है, तो उन्होंने पेशेंट से भी बात की और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आप इस टाइप की मेडिसिन उसको लिख दो और 1 सप्ताह के बाद फिर से बताना। तो 1 सप्ताह के बाद वो फिर से आया होगा, उसको कितना लाभ हुआ होगा। उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर नहीं जाना पड़ा, उसको खर्च नहीं हुआ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस मिल गई। ये 16 अप्रैल को मैं 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन चालू करने जा रहे हैं। 17 तारीख को 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा होगा और 18 तारीख से हर ब्लॉक पर एक आयुष्मान हेल्थ मेला लगेगा। उसमें प्राइमरी सभी पेशेंट का स्क्रीनिंग होगा, आयुष्मान भारत का कार्ड निकाला जाएगा, टीबी पेशेंट ट्रेस किया जाएगा। सामान्यतः जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है ये वहाँ की जाएगी। ऐसा करके 3 दिन का और 1 सप्ताह तक चलता रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में एक हेल्थ मेला लगेगा। इस टाइप का कार्यक्रम भी आयोजित किया है। जहाँ भी आपको अवसर मिले वहाँ जाके देखना और ये सुविधा भी आप देख सकते हो। हम राइट से लेकर लेफ्ट की ओर चले सवाल। हाँ, एक एक करके 16, 17, 18 से 23 हेल्थ मेला 1 सप्ताह तक चलता रहेगा। 16 से 23 तारीख तक, 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 1 सप्ताह के लिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हेल्थ विभाग की ओर से 3 टाइप के कार्यक्रम करेंगे। हाँ, आयुष्मान भारत का कार्ड भी हेल्थ मेले में ही बनेगा। वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट भी होगी, टेस्टिंग भी होगा, ट्रैकिंग भी होगा। हाँ, अशोक जी से शुरू करते फिर देवेंद्र जी। जी, साला होशियार रहते हैं, पता लगा लेते हैं कि क्या मीटिंग में हुआ। एक जो आपने XE वेरिएंट के बारे में कहा, वो पहले से ही, अब वे से नहीं, ये ओमिक्रॉन का AB1 और AB2 ये ओमिक्रॉन ही माना जाएगा, लेकिन उनका AB1 और AB2 वेरिएंट का मिक्स वेरिएंट ओमिक्रॉन, उसमें ये दोनों का मिक्सिंग है। ऐसा आज साइंटिस्ट लोगों ने मुझे बताया। और ये केस जनवरी में भी पाया गया था, एक केस अभी गुजरात में भी पाया गया है। ऐसे केस इट इज़ वन पार्ट ऑफ ओमिक्रॉन। और XE, X मतलब कोई वेरिएंट मिक्स होता है तो उसको एक्सपर्ट लोग X कहते हैं। उसमें XA, XB, XC, XE, तो ये ओमिक्रॉन का चौथा पार्ट है। उसको वेरिएंट नहीं बोलेंगे, लेकिन वेरिएंट का एक स्वरूप है। हाँ, अभी उसका जो केस कई जगह पे
अभी से नहीं, पहले से ही कोई ना कोई क्षेत्र में केस थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन कोई नया वेरिएंट अभी नहीं दिखा है। यही वेरिएंट है और वो वेरिएंट से हम ज़्यादातर पास हो चुके हैं। देवेंद्र जी, फिर उसके बाद रविंद्र जी। देवेंद्र जी, प्रारंभ तब से करेंगे, बाद में कंटिन्यूस होगा। और उसके लिए सभी जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पहले से ही व्यवस्था हमने उपलब्ध कर दी है। ECRP 2 जब पैकेज हमने डिक्लेयर किया था, उसमें भी हमने प्रावधान रखा था कि उसको टेक्निकल साउंड करने के लिए एक कंप्यूटर भी वहां रख सकते हैं और उसका खर्च भी नेशनल हेल्थ मिशन से दिया जाएगा। एक सेकेंड, इस साइड फिर बीच में आएंगे। रविंद्र जी, फिर मैडम। हाँ, रविंद्र जी। एक विषय हमें हमेशा याद रखना होगा, कोविड कंट्रोल में है लेकिन कोविड गया नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रिकॉशन रखना है। और इसलिए मैंने कहा कि रेगुलर पहले हर दिन सुबह में 9:30 मेरी मीटिंग होती थी, अभी वीकली मीटिंग कंटिन्यूस होती रहती है। उसमें हम सर्वेलेंस पर ध्यान देते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देते हैं, उसमें समय समय पर स्टेट को एडवाइजरी डिक्लेयर करते हैं, वैक्सीनेशन की स्थिति देखते रहते हैं और मेडिसिन की भी स्थिति देखते रहते हैं, क्योंकि कल क्या होगा, क्योंकि कब वेरिएंट, हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि कल कुछ होगा नहीं। उसको ध्यान में रखते हुए हम हमेशा तैयारी रखते हैं। मैडम, बच्चों को वैक्सीनेशन भी हो रहा है स्कूल में। ये जब वैक्सीन की तो कमी नहीं है, आप सब लोगों को पता है। जब साइंटिफिक कम्युनिटी, बहुत कम कंट्री ने दुनिया में 12 बिलों को शुरू किया है, तो जब ये सारा विषय हम साइंटिफिक कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि 12 से नीचे ओमिक्रॉन 1, कोविड 1, 2 और 3 वेव में बच्चे को कोविड नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। जब चेक किया जाता है तब जब बड़ों को होता है इतना ही बच्चों में भी पाया गया, लेकिन उसको इफेक्ट नहीं किया है। उसमें एंटीबॉडी बच्चों में पाई गई, इतना ही परसेंटेज बड़ों में पाई गई, मतलब उसमें भी आया लेकिन इफेक्टिव नहीं रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चे हैं वो उसके सामने लड़ने में इम्यूनाइज्ड है, सक्षम है। अखिलेश जी, फिर पायल जी। जी अखिलेश जी। पूना वाला रोज बेचने निकलता है वो सिर्फ सहयोग है, प्रयोग नहीं है। फर्स्ट और सेकंड डोज हमने लगा लिया। प्रिकॉशनरी डोज के लिए भी सरकार ने ऑलरेडी 18 एबो को ओपन कर ही दिया है, लगा ही रहा है। आपका सवाल है 2 डोज के बीच में गैप 9 मंथ से 6 महीने करना, ऐसा कुछ बोला है ना पूना वाला। हाँ, ये हमारी एंटागी है जो कि एक्सपर्ट ग्रुप है, उसको एग्जामिन कर रहा है और वो जो करेंगे उसके पर करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा समय समय पर जब ये डिसीजन आप सारी डिसीजन की सीक्वेंसिंग देखेंगे, लाइन देखेंगे, तो जब जो आवश्यकता हुई और सारा डिसीजन हमने नंबर ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाए हुए हैं, कौन से एक्सपर्ट ग्रुप का कहाँ ओपिनियन की आवश्यकता है, वो अपने अपने समय समय पे एडवाइस करता रहता है। और एडवाइस को आपने देखा होगा कि आज एडवाइस किया तो हमने तीसरे दिन उसका इम्प्लीमेंट किया हो, दूसरे दिन इम्प्लीमेंट किया हो, ऐसी ही सीक्वेंस रही है। क्योंकि आज हम
सेफ में है। वैक्सीन की तो कमी नहीं है देश में। आज 9 कंपनी देश में वैक्सीन लेके खड़ी हुई है। पायल जी, सर जो बूस्टर डोज अभी अवेलेबल है वो प्राइवेट में अवेलेबल है, उसके चार्जेस हैं। सरकार ने पहले 2 डोज है बहुत मैक्सिमम डोजेस फ्री में दिए। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बूस्टर डोज के पैसे और क्या गवर्नमेंट 186 करोड़ डोज लगा दिया फ्री में। हॉस्पिटल में बूस्टर डोज मिल पाएंगे लोगों को? 1660 अबव को तो जो है वैसे ही चलता रहेगा। अभी एक स्थिति ऐसी आई है कि कई लोगों को फॉरेन जाना है, कई लोगों को विदेश में काम से जाना है, तो कई कंट्री उसको प्रिकॉशनरी डोज मांग रही थी। ऐसी कुल मिला के डिमांड आ रही थी तो उसको ओपन किया। वैसे 25% तो ओपन था ही, और रेट भी अभी 25। ये जो रेट है वो मैक्सिमम है, उसके नीचे में भी मिल सकता है, क्योंकि और कंपनी अभी मार्केट ऑथराइजेशन 2 कंपनी को है, एक सीरम को है और एक भारत बायोटेक को है। कल बड़ी कंपनी और भी आ जाएगी, तो जो मार्केट ऑथराइजेशन मिलता जाएगा तो मार्केट में कंपटीशन होती जाएगी। कोर्बावैक्स है बायोलॉजिकल इवेंट्स वाले का, तो उससे भी सस्ता है। तो आने वाले दिनों में वैक्सीन की कीमत ज़्यादा नहीं रहेगी, और ये 25 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लेना। तो कोई लोग धीरे धीरे कंपटीशन में आके, उसके पास तो है माल पड़ा हुआ है, बेचना है, तो 100 रुपीज़ में भी लगाएंगे कोई। ये बहुत कुछ मेरे दृष्टि से इश्यू नहीं है। यस, सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्राइस डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें सरकार कुछ करेगी इसके बारे में? प्राइस डिफरेंशियल मीन्स उन्होंने सर अभी तो वैक्सीन बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है ज़्यादा पैसा दिया। वासुदा फ्रॉम इकोनॉमिक आई नो। वसुधा ऐसा तो नहीं करेंगे हम, तो चैरिटी करें। सर कोविड मैनेजमेंट में किस स्टेट को आप बेहतर मानते हैं? मैं सारा देश को बेहतर मानता हूँ, इसलिए हम इतना अच्छा कर पाए। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड किसी ने कोई भी कुछ भी पॉलिटिक्स किया हो, आप पार्लियामेंट में मेरी रिप्लाई सुनी हो, प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण सुना हो, जिसने जो पॉलिटिक्स करना हो करे। एक क्षेत्र ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ टाइप के सेक्टर है जहाँ जाके हम पॉलिटिक्स करें भाई। कोविड एक पेंडेमिक की स्थिति में पॉलिटिक्स करना उचित नहीं। सभी राज्यों को सम्मान दिया, राज्यों ने कहा, हम समझते हुए भी उस वक्त जब वैक्सीन नहीं था, उस वक्त कई स्टेट टेंडर निकाल रहे थे। अरे भाई, टेंडर स्टेट को वैक्सीन मिलेगा तो क्या सेंट्रल को नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो सेंट्रल को मिलेगा ना। तो हम नहीं ले आए, लेकिन भी कहा कि हमें टेंडर निकालने की अनुमति दो। हमने किसी को रोका नहीं मिला तो कि सरकार लगाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो सरकार तो हम लगा ही रहे थे। आपने कहा था कि 25% को फ्री करो, जिसको लगाना है वो लगाए। तो हमने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो 25 को हम फ्री करते हैं। ये हुआ सब, लेकिन हमने नहीं किया। एक भी आपने देखा होगा किसी का भी स्टेटमेंट, कोई मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री जी के लेवल से, कोविड में ये हमारी आपदा की स्थिति हो, तब जाके देश की शक्ति दुनिया के सामने उभर के आई। आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कोई दुनिया में है तो एक बार उससे बात करो तो पता चलेगा, करते ही होंगे आप लोग। ये हमें ये भी हमें प्राइड लेना भी सीखना है कि भाई हम स्वयं अपने को कैसे गौरव महसूस करें। सर 2 घंटे में कैसे प्राइस कम हो गया 800 रुपये से? ये नहीं कहना है। हो गया ना। मैं समझ गया। वैक्सीन में मुझे जब तक ज्ञान है, क्योंकि मेरी बहुत क्लैरिटी रहती है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ ज्ञान बांटना नहीं। मैं मानता हूँ कि आज के दिन में जो वैक्सीन दुनिया में है वही चल रही है। वेरिएंट बदला है, वैक्सीन तो वही रहा है। और किसी का इस विषय पे और कोई सवाल नहीं हो तो फिर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद मंत्री जी।